नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय बिंदा, जो महाश्वेता देवी द्वारा रचित है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कमेंट ज़रूर लिखें या फिर थम्स अप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। आधुनिक युग की मीरा और हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद में हुआ। यहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, मींस प्राइमरी एजुकेशन। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की, यानी मास्टर्स डिग्री। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई। तो इन्हें मानद यानी सिंबल के तौर पे जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो भी दी गई है इनके कामों को देखते हुए। आगे जाएंगे। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व बहुत सौम्य और प्रभावशाली रहा है। व्यक्तित्व मतलब उनका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। मतलब ये बहुत ही इमोशनल हैं, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, शंदा तथा परिवार, मेरा परिवार में संग्रहित हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। आपको 1973 ईस्वी में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इनकी पोएट्री है। आगे है, प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में लिखा हुआ है। तो ये जो आपको अभी पाठ आप पढ़ेंगे, ये क्या है? संस्मरण, यानी जो भी उन्हें मेमोरीज हैं उसके आधार पर इन्होंने लिखा है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई है। खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। तो ये जो स्टोरी है वो इनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है बिंदा, उसकी है, जिसकी स्टेप मदर उसे बहुत अधिक परेशान करती थी। और यही जो बातें हैं वो उन्हें जब वो बालिका थी तो उन्हें याद हैं आज भी, और यही उन्होंने इस लेख में संग्रहित की हैं। बिंदा के माध्यम से मात्र प्रेम से वंचित एवं सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। सभी सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही में सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 वर्ष की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित दृष्टि से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्ष की बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्ष की किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित थी। तो महादेवी वर्मा के पास एक स्टूडेंट आती है जिसके कोई रिलेटिव हैं जो एक एंट्रेंस फॉर्म जो है वो भरकर महादेवी वर्मा को देते हैं। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि आपने शायद एज जो है वो सही नहीं लिखी है, क्योंकि सामने बैठी हुई लड़की उन्हें थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आयु जो है वो 9 वर्ष की ही इसमें बताई हुई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसूना ही छोड़कर मेरे मन विस्मृतियों के चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबा बिंदा विंध्येश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रख कर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। तो वो आदमी है, वो बोलता है कि मेरी फर्स्ट वाइफ जो है वो एक्सपायर हो गई और अभी इसकी दूसरी माँ है, यानी स्टेप मदर है, और आप जानती ही हैं। तो ऐसा बोलते ही जो महादेवी वर्मा है उनकी स्मृति में उनकी एक बचपन की सहेली बिंदा जो है वो उभर आती है।
बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी है, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था, अपने नाना और दादा के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। जब मेरा सिर कपड़े पर रखे अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार फिर उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी की इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर कभी न लौट सकने का नियम जाना। तो इसमें महादेवी वर्मा कह रही कि उनके दादा नाना जब मरे तो उन्होंने बचपन में कहा कि जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगी, मतलब मैं मरूंगी और फिर मैं वापस आऊंगी। जबकि उस समय उन्हें ये नहीं पता होता कि एक आदमी जब मर जाता है तो वो वापस नहीं आता। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था, यानी जो वो इतनी छोटी हैं कि उन्हें ये भी कल्पना नहीं कर सकती कि कोई माँ भी मर सकती है। उन्हें लगता है केवल बुजुर्ग लोग ही मरते हैं और इस संसार का जो अनुभव है वो उनका बहुत थोड़ा है। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कुटिया में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चे की इतनी सतर्क पहरेदार होती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चे को तीखे पैने दांतों से ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभने पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का एक और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उनमें खुली छोटी छोटी चोंचें और उनमें सावधानी से भरे जाने वाले दाने और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही भी रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद सूचना सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही सब कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है। तो इन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इन्होंने बताया है कि माँ जो है वो ही इनकी नज़रों में बच्चे के पालन पोषण का सारा काम करती है और सारा संसार इसी काम में लगा हुआ है। और बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा की नई माँ कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच की बंटी सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी, यानी अपने बेटे को तेल लगाती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवरी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सी सिंदूर, उंदी सी आंखों के काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ, घुंघराले बिछिए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देता था। तो ये इस वाले पैराग्राफ में बता रही हैं कि जो बिंदा की माँ थी वो कैसे रहती थी, कैसे गहने पहनती थी, कैसे सस्ती संवरती थी और ये सभी चीज़ें करने के बाद लेखिका को वो एक गुड़िया की तरह लगती थी। यह सब तो ठीक था, पर व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था, तब मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता था, यानी वो चिल्लाती रहती थी। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। तो इसमें बता रही हैं लेखिका कि जो पंडिताइन चाची हैं वो बिंदा के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती थी। यदि उस
ये बता रही हैं कि अगर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो गुस्सा कर रही हैं, तो वो शायद यही समझ लेती कि जैसे श्यामा उनकी गाय जो है वो रंभाती है, बोलती है अपने बछड़े को देखकर, वैसे ही कुछ हो रहा है। उठती है ना, आऊं? बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। तो जो ये बता रही हैं कि वो इतनी छोटी हैं कि वो नहीं समझ सकती हैं संसार की सारी बातें, लेकिन ये सारी चीज़ें जब वो सुनती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनकी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं है। कभी-कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती में लिपटी बिंदा ही आंगन में चौके तक फिरती और नाचती सी दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लेना, कलसी मतलब एक घड़े में, कभी कब नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि वो बहुत अधिक काम करती थी और बार बार आती जाती रहती थी। क्योंकि मेरे लिए तो ये सब काम असंभव थे, पर जब उस विस्मृति पर कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देके मेरे नटखटपन को रोका जाता था, वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती। इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती थी, पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी थी और ना आँख निकालने का भय दिखाया था। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है माँ? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उन्होंने संक्षिप्त में कहा है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। मतलब उसने अपनी माँ से पूछा कि आप भी तो माँ हैं और बिंदा की माँ भी माँ है, फिर आप दोनों के अंदर इतनी असमानता क्यों है? बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा, नाटापन मतलब उसका जो लंबाई है वो कम है, देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया है। 2 पैसे में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले गर्म चर्म से मंडे और भीतर से हरी हरी नसों की छलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना, पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही सारे शरीर का थरथरा जाना यानी कांप जाना मेरे विस्मय को बढ़ा देता था, आश्चर्य को बढ़ा देता था, सरप्राइज हो जाती थी। प्रत्युत उसे भय में बदल देता था और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। मतलब बिंदा जो है वो उसे असहाय सी महसूस होती थी, हमेशा डरी रहती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते-गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उँगली उठाकर कहा, "वह रही मेरी अम्मा।" तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेंगी न डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई माँ को पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पच्युत करना उसके लिए कठिन था। मतलब बिंदा है वो जानती है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है और नई माँ आई है, तो वो इन्हें नहीं बताना चाहती कि ये छोटी बच्ची इसकी समझ में नहीं आएगा। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच ही आकुल हो गया, यानी परेशान हो गया। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, बहुत प्यार से कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई।
थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आश्चर्य प्रकट किया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठ के आएगी और मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगा। मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात अपनी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर मैं सो पाई थी। तो इस तरह से जो लेखिका है वो बताती हैं कि उनके लिए कितना उनका बालमन जो है वो क्या समझा, केवल यही समझा कि जब माँ मर जाती है और नई माँ आती है तो सब कुछ बंद कर देती है, इसीलिए आप मत मरना माँ, आप हमेशा रहना। बिंदा के अपराध बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूप से मैं परिचित थी। यानी बिंदा कुछ भी गलती करती थी तो उसे उसके लिए पनिशमेंट मिलता था। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन में जलती धरती पर बार बार पैर उठाते हुए घंटों खड़े देखा है। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया है और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा है। उसे अपराध का उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का काला मोटा घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिलता था। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल ही उसकी स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान पर बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों ही नई अम्मा के हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली अवश्य पर उतारी, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देखकर तो मैं हत बुद्धि सी हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय के पास लेकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्य में उठा। यानी बिंदा जो उसके हाथ से उबलता हुआ बॉइल्ड जो दूध था वो गिर गया, लेकिन वो जल गई उससे, लेकिन फिर भी वो घबरा गई कि उसकी माँ जो है उसे डांटेगी। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न तो ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी, न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर के भय से हमारी दिशाएं रुद्ध हो गई। इसी हड़बड़ी में हम दोनों उस कोठरी में जा छुपे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती है। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुप रही थी। कोठरी का अंधेरा भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों के साथ को घास में छुपाए और अपने दोनों ठंडे हाथ से मेरा हाथ दबाए से बैठी थी, मानो घास का चुभना हुआ ढेर रेशमी बिछौना सा बन गया हो। तो वहाँ पे घास थी जो चुभ रही थी और बिंदा के तो पैर भी जले हुए थे, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी हुई थी। मैं तो शायद सो गई, क्योंकि जब घर घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंख मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई होगी यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर के आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। यानी बिंदा जो है वो अभी बीमार चल रही है। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया, रुकिया उनके घर की महारानी मेड थी, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंखें बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दोनों ओर से भर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से
भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर की दवाओं की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ, बिछौनों के चारों तरफ चक्कर काटते बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व होता है, यह मैं ना जान सकती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में है, शायद चेचक के डर से। चेचक यानी चिकन पॉक्स हो गया था उसे। सवेरे शाम बरौनी आकर अपना काम कर जाती है। उनकी कोई नौकरानी लगाई हुई है जो उसका काम सारा करके जाती है और बिंदा अकेली पड़ी रहती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद करके बार बार आँख पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूल सकी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ नहीं बताती थी और उससे अनुनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए लोगों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती हूँ। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो हो गया, जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मर कर तारा बन जाएगी और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच सोचकर मैं परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा होगा और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। मतलब जो लेखिका है वो समझ रही थी कि किसी का विवाह हो रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मैरिज के अंदर ही उसने इतनी भीड़ देखी है। उसने सोचा कि बिंदा का विवाह हो रहा है, लेकिन बिंदा की मैरिज नहीं थी। बिंदा मर गई थी और बिंदा के अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी, वही लेखिका ने देखी थी। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।